तो बहुत बड़ी भूलता हो। बहुलता नेचर का कैरेक्टर है। एक समान कोई भी चीज एक समान के अंदर ही भिन्नता होता है, इसलिए एक ही समान नहीं। अब इसको समाज में हम देखें तो वही चीज समाज के संबंध में भी लागू होता है कि एक ही समान चीज नहीं होते, विविधता होता है। जब भौतिक ढंग से आदमी हमारा चेहरा भी सब चीज पाता है एक समान होते हुए, तो विचार भी समान हो सकता है, फिर भी अपने अपने होते हैं। जब भौतिक ढंग से हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारा निराह, हमारा सारा भिन्नता है, तो फिर विचार में भी भिन्नता हो सकता है। एक रूपता के भाव में भिन्नता हो, तो इसलिए बहुलवाद को अस्वीकार करना एक प्राकृतिक नियम को नहीं मानना है, और सामाजिक बहुलता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर हम कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम को मानते हैं, तो फिर ये तो सामाजिक बहुलवाद का पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब। नहीं तो हम कैसे कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम को माने। इसलिए जितने भी सिस्टम्स, जितने भी वाद विचार का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसका प्रयोग हुआ, इसके निष्कर्ष निकल रहे हैं, और जितने भी प्रयोग हम लोगों ने किया, खासतौर से सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के नाम पर भी किया। हालांकि सोशलिज्म अगर हम देखें तो सोशलिज्म ज्यादा यहाँ पर असफल हुआ, वहां पर असफल हुआ, वहां पर असफल हुआ, ऐसा लगता है कि सोशलिज्म असफल हुआ। मगर इसमें एक भिन्नता यह है कि क्यों ऐसा लगता है कि सोशलिज्म यहाँ पर फेलर हुआ, वहां पर फेलर हुआ। क्योंकि अंधकार बुझता नहीं। अगर प्रकाश है वो बुझ सकता है, अंधकार का तो बुझने का कोई चीज ही नहीं है। अगर प्रकाश नहीं है, अंधकार ऐसा ही हो जाता है। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी के सिस्टम पर कहीं गड़बड़ी हुआ और वो फेल हो गया, इनइक्वालिटी अनजस्टिस का सिस्टम तो प्रिवेल करेगा ही, रहेगा ही, था ही। इसका मतलब वही जस्ट हुआ, वही ठीक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन बीइंग्स को सोशल इक्वालिटी और जस्टिस पर पहुंचना है, पहुंचेगा ही। जब कुछ 100 साल पहले प्रोग्रेसिव लोगों का जो मानना था, आज उन चीजों को मानने के लिए कोई प्रोग्रेसिव इंसान की आवश्यकता नहीं, वो कमन बात हो गया। मैं 40 साल पहले, 45 साल पहले जो वर्णाश्रम व्यवस्था के ये टचेबिलिटी वगैरह के खिलाफ जो बोल रहा था, मुझे बहुत मुसीबतों का सामना अपने ही सोसाइटी में, अपने ही परिवार में भी करना पड़ा। आज कोई बात ही नहीं है, वो खत्म हो गया। उसके लिए कोई विद्रोही इंसान का कोई आवश्यकता ही नहीं, खत्म हो गई। क्योंकि ये सामान्य चीज हो गया। 40 साल पहले किसका छोया हुआ खाया, हमारे गांव में केस होता था, ऐसा हमारे रिश्तेदारों में मुझे भुगतना पड़ा है। मगर आज कहीं कोई ऐसा मैंने नहीं सुना है कि किसी का कोई सवाल
इसने उठाया नहीं, ये सोसाइटी इस पर पहुंच गया। इसलिए जो कैपिटलिज्म का थ्योरी, कैपिटलिज्म का सिस्टम है, वो मुनाफा पर आधारित सिस्टम या उत्पादन और उत्पादकत्व वृद्धि पर जोर देने वाला सिस्टम, वहां तक वो ठीक है। मगर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायोचित डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में जो उसका ध्यान नहीं है, उस पर फिर सोशलिज्म का हो सकता है। आज जैसे पश्चिमी देशों में हम देखते हैं जहाँ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहाँ अब +2 तक, 12 क्लास तक एजुकेशन फ्री करने के लिए कोई सोशलिज्म की आवश्यकता नहीं। ये तो हर कोई कर रहा है, हर किसी अपने नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस देना और निःशुल्क स्वास्थ्य का प्रबंध करना, इसके लिए कोई सोशलिज्म का आवश्यकता नहीं रहा। कल कुछ 50 साल पहले हम इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैपिटलिज्म के अंदर ही इसको इंक्लूड किया जाए, मगर ऐसा है। सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम, इसलिए मैंने कहा कि क्लास स्ट्रगल या struggle for identity and other struggles are temporary struggles, but the final conclusion of human beings is equality, justice, happiness, in essence happiness। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले निष्कर्ष दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुख चाहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, भय मुक्त रहे, सबको सुख प्राप्त हो। ये आदमी आखिर वही चाहता है। वो कैसे? जो संपन्न समाज हो, समृद्ध समाज हो, हर नागरिक संपन्नता में बच सके, जी सके, और संपन्नता ही नहीं, सम्मान पूर्वक अपने अपने अधिकार उपभोग कर सके। सामाजिक प्रबंध ही ऐसा, यही सोच। और मेरे ख्याल से दुनिया इसी ओर जा रही है और जाए। ये कोई तर्क का मतलब विश्वास का बात नहीं। मार्क्सिस्टों ने खास तौर से मार्क्सवाद को एक धर्म के रूप में परिणत कर दिया। विश्व क्या है, हमें खुला रखना, चेंज कंटेस्ट को समझकर विज्ञान और प्रविधि के, संचार और यातायात के क्षेत्र में और नॉलेज के क्षेत्र में जो चेंज आया है, समाज में जो चेंज आया है, उसको हमें रख करना है, उसको लेना है। और साइंटिफिक फिलोसफी, साइंटिफिक theory of social change and scientific modern and social theory for social change, transformation and management, इसी पर जोर देना है। इसी को फाइनली इसी को समाजवाद कहा जाता है। और अगर समाजवाद इसको छोड़कर सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के प्रयोग हैं तो सही। इन नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है या बक्सर उत्तराधिकार बनाया जा रहा है, अब देखना होगा कि निधन के बाद क्या करेंगे। वो आने वाला उत्तराधिकार वाला 27 साल का लड़का को फिर सबसे महान नेता कहेंगे
तो वो राजतंत्र को हम कम्युनिस्ट के नाम पर, जनता के नाम पर नहीं मान सकते। अगर इसी चीज को कम्युनिस्ट कहेंगे, इसी चीज को अगर मार्क्सवाद के नाम पर, कम से कम मेरा आग्रह है कि 100 साल पहले गुजरे हुए कार्ल मार्क्स को कम से कम इतना अन्याय नहीं करना चाहिए, जो आज फिर आकर हमारे सामने प्रतिवाद नहीं कर सकते। उनके नाम पर ये अन्याय थोप देना उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के ओर सम्मानयुक्त समाज और समृद्ध समाज, अधिकार युक्त समाज की ओर ही समाज को जाना है और जाना है, और हमारे प्रयास की उसी थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो लोग नेपाल की बहसों से वाकिफ हैं, उन पर सीधे बोलते हुए भी पूरे जागतिक फलक पर ओली जी ने अपनी बात रखी है, और आपके मन में बहुत सी टिप्पणियां और सवाल आ रहे होंगे। इससे पहले कि मैं अन्य महत्वपूर्ण साथी रामचंद्र राय जी, वेद प्रताप जी, श्रवण जी आपको आमंत्रित करूं, मैं अपने साथी डॉक्टर अजीत झा से आग्रह करूंगा। अजीत झा जी, जैसा आपको बहुत से लोग जानते हैं, प्रमुख समाजवादी चिंतक हैं हमारी पीढ़ी के, और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उस कालखंड का विशेष और गहरा अध्ययन किया है जिस समय में मार्क्सवाद, समाजवाद और लोकतंत्र अपने रिश्ते राष्ट्रीयता के संदर्भ में परिभाषित कर रहा था। और नेपाल में आप जानते हैं कि इन जो तीनों विषय आपने रखे हैं, उसमें एक चौथा अंतर्निहित विषय है नेपाली जनता का सम्मान और सार्वभौमिकता, दो बड़े जायंट्स और ग्लोबलाइज होती दुनिया में, जिसमें भारत जैसे देश की भी आर्थिक नीतियां मनमोहन जी से कौन तय करवा रहा पता नहीं चल पा रहा हमको। उस संदर्भ में इन सवालों पे भारत में क्या एक विचार यात्रा रही है, उसकी एक संक्षिप्त टिप्पणी अजीत झा जी करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं। अध्यक्ष जी और साथियों, जो विषय है, क्योंकि विषय उसमें बहुत ज़्यादा है, मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, दक्षिण एशिया, तो मुझे वो बहुत स्पष्ट नहीं है उसका दायरा। लेकिन जो ओली जी ने अभी हमारे सामने बात रखी और जो विजय प्रताप जी ने कुछ पृष्ठभूमि रखी, उस संदर्भ में कुछ टिप्पणियां मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और दक्षिण एशिया का अगर संदर्भ है, तो उसको कुछ हद तक मैं राष्ट्रीयता के संदर्भ में देखता हूँ उसको, और जिसको हम पूंजीवाद और उदारवाद भी कहते हैं, आधुनिकता, ये लगभग एक साथ उभरने वाली चीजें हैं, और इन सब का बहुत नजदीकी अंतर संबंध है अलग अलग जगहों का। केवल दक्षिण एशिया की बात नहीं, दुनिया के पैमाने पर भी एक ही समय में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी का भी, क्योंकि ये तीन पश्चिमी सभ्यता के, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के कोर
राष्ट्र माने जाते हैं। इन तीनों का भी अनुभव 1850 के आसपास अगर हम देखें, जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इस तरह की रचनाएं जब हो रही थी, तो इन तीनों का भी अनुभव बहुत अलग है। सामाजिक इतिहास बहुत अलग है, आर्थिक इतिहास भी बहुत अलग है और राजनीतिक इतिहास भी बहुत अलग है। तो ये कोई पश्चिम और पूरब का मामला नहीं है, ये हर देश के इतिहास का मामला है। और दक्षिण एशिया में जो मार्क्सवाद और समाजवाद है, उसका शुरू से ही राष्ट्रवाद के साथ एक साथ रहा है। और ये भी कोई भारत या दक्षिण एशिया की अनूठी बात नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो सोवियत यूनियन का साम्यवाद है, वो वहां पर जो एक अलग किस्म से राष्ट्रवाद उभर रहा था यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस के राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद, इंग्लैंड और फ्रांस के राष्ट्र राज्यों के उदय के बाद यूरोप का कोई भी राज्य और समाज सुरक्षित नहीं था। अगर वो तेजी से अपना आंतरिक रूपांतरण नहीं करता, तो उसकी स्वतंत्रता जो थी वो खतरे में थी। केवल दुनिया के राष्ट्रों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं थी, यूरोपीय राष्ट्रों की भी स्वतंत्रता खतरे में थी। और कई राष्ट्र इसका शिकार भी हुए बहुत लंबे समय तक। युद्धों के बाद ही वो राष्ट्र राज्य के तौर पर उभर सके। तो जो सोवियत संघ में बहुत सारी चीजें हुई क्रांति के बाद, उसके पीछे भी एक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण था। तो एक राज्य की राष्ट्र की स्वतंत्रता जो है, ये अलग अलग ढंग से सभी राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण रही है। और भारत में मार्क्सवाद और समाजवाद का जो उदय है, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक चेतना का भी जो उदय है, वो कहीं न कहीं उसका राष्ट्रवाद से गहरा संबंध है, साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई से उसका गहरा संबंध है। और उसकी एक केंद्रीयता है। सिद्धांत के तौर पर उसको कितनी केंद्रीयता दी गई, ये एक बहस का विषय हो सकता है। लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय आजादी एक बुनियादी लक्ष्य है, इसके बारे में कोई बहस की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। और जैसा ओली जी ने कहा, यूरोसेंट्रिज्म का एक असर है हमारे यहाँ, लेकिन यूरोसेंट्रिज्म के बावजूद जो अनुभव थे, उन अनुभवों से कई मायनों में यूरोसेंट्रिज्म से बाहर निकलने की भी कोशिश है। और जो ग्रैंड थ्योरी है सोशलिज्म की, उसके स्तर पर शायद हमारे यहाँ कोई लेनिन या कोई ग्रामसी नहीं हुआ होगा। शायद चीन में भी माओ को हम वो दर्जा नहीं दे सकते हैं। पर व्यवहार में परिवर्तन जो है वो लगातार हम देख सकते हैं, चीन में भी देख सकते हैं और हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। ग्रैंड थ्योरी के स्तर के नीचे राष्ट्रीय आजादी के लिए या चीन में क्रांति के लिए जिस ढंग से 81 सोवियत के बाद एक पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल लेबर पर बेस्ड जो रिवॉल्यूशन की स्ट्रेटजी थी वो बदल दी गई हमेशा के लिए, वो एक स्थायी चीज। उसी ढंग से भारत में 1934 के दस्तावेजों में, सोशलिस्ट पार्टी के या कम्युनिस्ट पार्टी के दस्तावेजों में किसानों को भले वो प्रतिष्ठा दी गई हो जो प्रोलेटारिएट को दी गई, लेकिन व्यवहार में बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य काम किसान संगठन करना है। और जब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और आचार्य नरेंद्र ने जब उसमें अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, तो समाजवाद, मार्क्सवाद और पेजेंट्री के इंटीग्रल रिलेशनशिप के बारे में जो बात उन्होंने कही, वो भी यूरोसेंट्रिज्म से बाहर निकलने की बात है। तो ये एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है जो लगातार चलता रहता है। और लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र भारतीय समाजवाद के कम से कम जो जिसको बाद में गैर मार्क्सवादी धारा माना गया, खुद उस धारा ने ये कोशिश भी की कि उसे गैर मार्क्सवादी माना जाए,
गैर मार्क्सवादी से ज्यादा गैर कम्युनिस्ट माना जाए, लेकिन उस धारा की जो उत्पत्ति जो एक मार्क्सवादी संगठन के तौर पर हुई उसके विधान के हिसाब से, और औपचारिक तौर पर कम से कम 1934 से 1948 तक वो एक मार्क्सवादी संगठन था। उस दौरान भी ये जितने सवाल हैं लोकतंत्र के, राष्ट्रीयता के, सांप्रदायिकता के, बहुलता के, इन सारे सवालों पर जो भारतीय समाजवादी आंदोलन की दृष्टि थी और उसको एक मार्क्सवादी समाजवादी आंदोलन के तौर पर देखने की जरूरत है 34 से 48 के बीच में, वो बहुत बुनियादी तौर पर बात की दृष्टि से बहुत फर्क दृष्टि नहीं थी। इसलिए ये सोचना या समझना कि भारत में भारतीय मार्क्सवाद में इस किस्म के सृजनात्मकता की या लचीलेपन की क्षमता नहीं थी, ये मानने का कोई कारण नहीं है। और अपने जीवन के अंत तक आचार्य नरेंद्र देव ने इस दृष्टि को व्यक्त किया। उनके लेखन में उनकी बहुत किताबें नहीं हैं, बहुत कम भाषण और बहुत कम लेख हैं उनके समाजवाद के बारे में, पर जो भी लेख हैं और जो आखिरी दस्तावेज है उनका, जो प्रजा समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने नीति वक्तव्य लिखा था, उसमें इन सारे सवालों पर बहुत विस्तार से चर्चा है। और आज भी दक्षिण एशिया के समाजवादियों को मार्क्सवाद और स्थानीयता और तमाम दूसरे तरह के जो नैतिकता के सवाल हैं, बहुलता के सवाल हैं, इनके बारे में उसको एक बुनियादी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर। जो ओलिन जी ने कुछ बातें कही, उसके संदर्भ में 2-3 बातें जो हमारे सामने विचार के लिए बहुत जरूरी हैं वो रखना चाहता हूँ केवल चर्चा के लिए। एक तो जो उन्होंने कहा उससे कोई असहमति का सवाल नहीं है। एक व्यापक स्तर पर शायद आज दुनिया में क्योंकि यूरोप में हमारी तमाम आलोचनाओं के बावजूद और हमारी तमाम संख्याओं के बावजूद जो क्रांतिकारी परंपरा रही है, खास तौर पर पिछले 30 साल में, वो या तो नए विचारधाराओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है, कई तरह के नए विचारधाराओं के माध्यम से, पर अगर समाजवादी परंपरा से वो अपने आप को जोड़ती है कहीं न कहीं, तो उसका संबंध मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट परंपरा से ही होता है। और ये जो मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट परंपरा है वो उस तानाशाही को आज नहीं मानते हैं और बहुत समय से नहीं मानते हैं। वो कोई नई बात नहीं है जिसको कोई भी कम्युनिस्ट, कोई भी स्टालिनिस्ट जिसको कम्युनिस्ट मानने से इनकार नहीं करेगा, रोजा लग्जमबर्ग और ग्रामशी को, उन्होंने भी सर्वहारा की तानाशाही को उस रूप में स्वीकार नहीं किया था। और ऐसे बहुत से कम्युनिस्ट स्कूल उस समय में भी मौजूद थे और आज तो इसकी वकालत करने वाले कम्युनिस्ट समूह बहुत बड़ी संख्या में हैं इस वक्त, जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को नहीं मानते हैं, जिन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ा नहीं है, जो सोशल डेमोक्रेट नहीं है या कोई गैर कम्युनिस्ट समाजवाद के वेरिएंट को वो नहीं मानते हैं। वो बहुत, जिसको एक प्रॉड कम्युनिस्ट कहते हैं, वो प्रॉड कम्युनिस्ट, लेकिन डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को वो नहीं मानते हैं। नेपाल का एक खास संदर्भ जरूर है जहां एक सशक्त संगठन है जो कितना मन से इस विचार को छोड़ पाया है, छोड़ पाएगा, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। भारत में भी वैचारिक तौर पर ऐसे कम्युनिस्ट संगठन हैं जो वैचारिक तौर पर आज भी, जिसको पॉल स्वीजी ने पोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज कहा था, जो स्टालिनवाद या चीन के माओवाद के तौर पर हम जानते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर, उसको मानने वाले लोग हैं जरूर, पर व्यवहार में ये कोई बड़ी चुनौती समाजवाद के सामने आज नहीं है। चाहे मन से, चाहे मजबूरी में, चाहे परिस्थितियों के दबाव से, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट सोशलिस्ट मूवमेंट के सामने कोई आज
चैलेंज बड़ा नेपाल में है, पर नेपाल में भी एक बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को स्वीकार कर लेने के बाद और जो आर्मी है, जो आर्मी का इतिहास है, वो अपने आप में कोई हमारे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती है नेपाल की सेना, लेकिन जो परिस्थिति है जिसमें वो एक प्रोफेशनल आर्मी वहां है आज, उस प्रोफेशनल आर्मी के रहते हुए और इस मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए शायद कोई दूसरा चारा नहीं है कि नेपाल में भी माओवादियों को मन से चाहे मजबूरी से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की जो शर्तें हैं उनको धीरे धीरे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे आज लगता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में कोई बेड़ी आज हमारे पैरों में वो बंधी हुई नहीं है, पर चूंकि उसका एक इतिहास है, चूंकि बहुत लंबे समय तक जो समाजवादी कार्यकर्ता दुनिया में रहे उनका बहुसंख्यक हिस्सा इस नारे के साथ काम करता रहा है, तो उसकी थोड़ी सैद्धांतिक स्पष्टता की जरूरत है, जिसका ओली जी ने स्पष्ट किया। उसके थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भों को भी देखने की जरूरत है, लेकिन जो हमारे सामने आज चुनौती है वो दूसरे किस्म की चुनौती, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को छोड़ देने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में। वो डेमोक्रेसी जो समाजवादियों की लोकतंत्र की कल्पना है, क्योंकि समाजवादियों की लोकतंत्र की कल्पना मुक्ति की कल्पना से बहुत अलग नहीं हो सकती, वो क्रांति की कल्पना से बहुत अलग नहीं हो सकती। और उस पैमाने पर जब हम लोकतंत्र को देखते हैं तो ये लोकतंत्र एक मायने में तो लोकतंत्र के तौर पे हमारे सामने आता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ज्यादातर एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर ये लोकतंत्र हमारे सामने आए हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का इटमोलॉजी के हिसाब से भी, इस शब्द के ओरिजिन के हिसाब से भी जो एक दूसरा और गहरा मतलब होता है कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, जनता का शासन है। ये कहीं भी लोकतंत्र इसको इंश्योर नहीं कर पाया है अभी तक। ये हमारे सामने, ये उनके सामने चैलेंज नहीं है, क्योंकि उनके लिए, लिबरल्स के लिए, या जिसको हम बुर्जुआ डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो दरअसल डेमोक्रेट थे भी। ये एक कुप्रचार है, पूंजीपतियों का दुनिया भर में किया गया प्रचार है कि वो लोकतंत्र के पक्षधर है, वो दुनिया में लोकतंत्र लाए हैं और समाजवादी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया में वो कहीं भी लोकतंत्र नहीं लाए, वो लिबरलिज्म को जरूर लाए थे, सामंती प्रिविलेजेस के स्थान पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लेकिन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। कहीं भी पूंजीपतियों ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लागू नहीं किया। उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सारे प्रॉपर्टी फ्रेंचाइज पर आधारित कॉन्स्टिट्यूशन थे। जब क्रांति के द्वारा भी लोकतंत्र फ्रांस में आया, उस समय में भी आधे नागरिकों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, और वो बुर्जुआ लोकतंत्र का सबसे स्वर्णिम क्षण था। उतना वोट का अधिकार उसके बाद 100-200 साल तक उन्होंने कभी किसी को दिया नहीं। ये वोट का अधिकार, ये इंग्लिश सोशलिस्ट मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन का मुद्दा रहा और वोट के अधिकार को बढ़ाया। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी, एडल्ट फ्रेंचाइज भी, ये कोई बुर्जुआ लिबरलिज्म का नतीजा नहीं है, ये सोशलिस्ट मूवमेंट का ही नतीजा है। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी, एडल्ट फ्रेंचाइज पे आधारित रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी, जिसमें हम सिद्धांत तौर पे मान सकते हैं कि लोगों का शासन हो सकता है, व्यवहार में कहीं भी लोगों का शासन होता नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की अपनी समस्याएं हैं, और वो समस्याओं की बात नहीं, उसको लगभग सारी दुनिया में हम छोड़ चुके हैं। जो लोग उसको मानते थे वो भी उसको छोड़ चुके हैं।
लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लोगों का शासन लागू कर नहीं पा रही है कहीं भी। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और आज यही अखबार में है कि हैवेल का देहांत हुआ है और चेकोस्लोवाकिया में जब उसको वेलवेट रिवॉल्यूशन कहा गया था, उस क्रांति के अगुवा के तौर पर वो सामने आए थे। तो वहां पर चूंकि हमारे भारतीय समाजवादियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पावर के सवाल पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। कई बार मुझे लगता है कि पावर के सवाल पर वो इतना उलझ गए हैं कि समाज को कैसे समाजवाद के लिए संगठित करेंगे, इस सवाल को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वो खतरा अक्सर होता है जब हम पास्ट के भूत से निपटने की कोशिश करते हैं, उस खतरे से हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पूर्वी यूरोप में, जिसको उस समय हमने क्रांति ही समझा था, और मैं आज भी मानता हूं कि वो एक किस्म की क्रांति ही थी, लेकिन हर क्रांति केवल सोवियत यूनियन की क्रांति नहीं या माओ की क्रांति नहीं, हर क्रांति बहुत जल्दी अटक जाती है क्रांति के पैमानों से। केवल एक किस्म की क्रांतियां नहीं, हर तरह की क्रांति। पूर्वी यूरोप की क्रांति जिसकी कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि ऐसा होगा, जो साम्यवाद के समर्थक थे उनके द्वारा भी नहीं होती थी, जो विरोधी थे उनके द्वारा भी नहीं होती थी। और पोलैंड से शुरू हुआ तो कुछ सालों में वो सारा तानाशाही का साम्राज्य ढह गया। उतने बड़े तानाशाही के अनुभव से गुजरने के बाद जो क्रांतियां हुई, वहां भी लोगों का शासन, बहुसंख्यक लोगों का शासन, मेहनतकश लोगों का शासन, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के द्वारा नहीं हुई है। ये चुनौती है। और जो हैवेल का एक स्लोगन था, उनकी फिलॉसफी थी, जो जिस नाम से उनके लेखों का संग्रह भी किताब के रूप में छपा, कि पावर टू द पावरलेस। ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि समाज को कैसे इस ढंग से संगठित कर सकते हैं कि उसमें लोग पावरलेस नहीं हो। और जिस समाज को भी हम बनाने की शुरुआत करते हैं, उस समाज में बहुत लोग पावरलेस होते हैं, कई तरीके से वो पावरलेस होते हैं। उनके हाथ में सत्ता कैसे आए? और एक आधुनिक समाज व्यवस्था जो इतनी ज्यादा जटिल है, जो इतनी ज्यादा केंद्रीकृत है, विकेंद्रीकरण की कोई भी परिकल्पना हम कर लेंगे, उस दिशा में हम बिल्कुल बढ़ना भी शुरू कर देंगे, तो शायद 50 साल तक, 100 साल तक बहुत बड़े पैमाने पर कई चीजें केंद्रीकृत रहने वाली हैं। उस केंद्रीकरण के साथ कैसे पावरलेस लोगों को पावर मिल सकती है, कैसे जनता के हाथ में शासन सचमुच आ सकता है, कैसे वो निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक केवल डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज, लिबरल डेमोक्रेसीज, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, इसके बावजूद जो ऑरवेलियन नाइटमेयर हमने देखा सोवियत यूनियन में, वो केवल सोवियत यूनियन में नहीं है, वो अमेरिका में भी है और यूरोप में भी है। और ऑरवेल से ज्यादा कम महत्वपूर्ण चॉम्स्की का मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट नहीं है। अगर मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट से डेमोक्रेसी चलेगी तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट में जो समस्याएं हमने देखी हैं, वो उस रूप में नहीं पर किसी न किसी रूप में हमको देखनी पड़ेगी। धन्यवाद अजीत जी। अभी हमारे साथी वेद प्रताप जी को जाना है और मैं चाह रहा था वो भी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी करके जाते, क्योंकि उनकी बात यहाँ बैठे हुए अलग दायरों में भी सुनी जाती है। जो सत्ता के दोनों बड़े छोर हैं, कांग्रेस और भाजपा, उनमें उनके मित्र हैं जो उनकी बात को सम्मान से सुनते हैं। तो हमारी बात इस उम्मीद में कि वो हमारी बात भी
हमारा मैसेज भी वहाँ पहुँचाएंगे और अपनी बात उनकी हम ये सुनना चाहेंगे। विजय प्रताप जी का बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे दूसरों के खाते में डाल दिया। नहीं, वो तो एक पक्ष। डॉक्टर लोहिया के साथ लड़ने, भिड़ने, पिटने, जेल जाने वालों में जो आखिरी 5-10 लोग बचे हैं इस दिल्ली शहर में, उसमें से एक मैं भी। और सारा लेखन जो अभी करता हूँ रोज, उस पर जितनी छाप गांधी और लोहिया की, मैं समझता हूँ कि मेरे लेखन और विचार पर और महर्षि दयानंद के विषय, इन तीन के अलावा किसी की नहीं। जो लोग सुनते हैं उनकी मेहरबानी। मैं सबसे पहले ओली साहब को बहुत बधाई दूँ और धन्यवाद दूँगा कि इतना सुंदर व्याख्यान आज मैंने सैद्धांतिक एक नेपाली सज्जन के मुँह से सुना। मैं परम आनंदित हूँ। नेपाल के लगभग सभी पार्टियों के नेताओं से मेरा बहुत घनिष्ठ संपर्क रहा है। घंटों, दिनों, महीनों, बड़े वाले कोई दादाजी, दिवाली, इन सब के साथ रहने का, काम करने का, और प्रचंड बाबूरा सबके साथ, माधव नेपाली, देववा, सबसे मेरी बहुत मित्रता रही। इनके घरों पर भी कई बार काठमांडू में हम लोग बैठे बात की, लेकिन दिन राजनीति, ये जो गहरी बात आज आपने उठाई, ये सुन के तो मेरी आंखें खुली। मैं अभी श्रवण जी को कह रहा था कि जो ओली जी ने जिस मार्क्सवाद की बात की, वो तो हम सभी मार्क्सवाद, सब आपके शिष्य। आपने जो कहा वो बात हम सबको मानी। इतने अद्भुत ढंग से आपने मार्क्सवाद का नेपाली संस्करण लोगों के सामने रखा। इस मायने में मुझे लगता है कि नेपाल के मार्क्सवादी भारत के मार्क्सवादी से कहीं अधिक प्रवृत्ति। ये जो डिक्टेटरशिप प्रोलिटारी जो सोवियत कॉन्सेप्ट है, जो स्टालिन ने चलाया था, इसके निषेध के लिए आज भारत में हमारे मार्क्सवादी खुलेआम बोलने को तैयार नहीं। बड़ी कभी जुबान से बात नहीं, यह कोई बात नहीं। आपने इतनी अच्छे ढंग से बात की। आपने सामंती रवैये के बारे में कहा कि स्वामीदास संबंध जो मार्क्स के समाज की समझो कैसी से उसमें रूपांतरण होता है, तो स्वामीदास के बजाय दास स्वामी संबंध बनता, तो वही सामंतवादी हो। उसको कैसे बदलना, उसको समतावादी कैसे बनाना, ये भी अपने आप में एक बेहतर और परिपेक्षी बात। तीसरी बात आपने कही जो कि हम लोगों को, और ख़ास तौर से जो लोहिया जी प्रकाश के साथ काम करते रहे, अशोक मेहता जी के साथ काम करते रहे, हम लोगों को ये बात बहुत दृष्टि है। इससे वैज्ञानिकता काफ़ी नहीं, सिर्फ आधुनिकता काफ़ी नहीं। परंपरा और आधुनिकता दोनों को मिला के जिस समाज को हम बनाएंगे वो एक नया समाज बनाएंगे। क्योंकि परंपरा क्या है? परात परम परंपरा, जो पर से भी परे, जो चिरंतन है, जो शास्त्रों वो परंपरा है। तो ये बात एक नेपाली मार्क्सवादी नेता के मुँह से सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें से नई दिशा मिली। आपने व्यक्तिगत स्वातंत्र की बात भी की, आपने यूरोप के मॉडल को यहाँ थोपने की बात की। आप देखिए कि उसमें दो परिवर्तन बहुत बड़े हुए। लोहिया जी ने वर्ग संघर्ष के टक्कर में जाति संघर्ष पाया। पहली बार मार्क्सवाद में एक इतना क्रांतिकारी संशोधन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। फिर हमारे यहाँ बहुदलीय बात चली, जो अशोक मेहता ने दो ग्रंथ लिखे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एशियन सोशलिज्म। उनमें जितना अशोक मेहता ने कस के आर्ग्यू किया डेमोक्रेसी की शक्ति, तो उसका मूर्तिमंत रूप आज में नेपाल में देखा। और यूरोप का जो एक फांसीवादी चरित्र रहा, या उसको को एकल चरित्र रहा, एक उत्सव जो आप देख रहे हैं। कल भगवद गीता पर आक्रमण हुआ, कहाँ? टोम्स, साइबेरिया का शहर टोम्स, वहाँ भगवद गीता पर प्रतिबंध लगा। क्योंकि चरित्र ही उस समाज का एक प्रकार से फांसीवादी चरित्र, उसमें लिबरलिज्म है ही, उदारता है ही।
एक तरह एक ढर्रे पे घनश्याम चल लेता है। हमारे यहाँ जो सियारबाद है या बहुलवाद है, हमारे चरित्र में, हमारे समाज में और नेपाल में तो और ज़्यादा है, वो वहाँ अनुपस्थित, क्योंकि एकल समाज है, चीनी समाज भी एकल समाज है। आप देखें रूसी समाज भी ऑर्थोडॉक्स चर्च की कितनी जबरदस्त पकड़ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ विकेंद्रीकृत समाज, हमारा चरित्र भी, हमारा सोच भी, चिंतन भी विकेंद्रीकृत। उसमें जो मार्क्सवाद की आपने पुनर्व्याख्या वो हमें बहुत अनुकूल मानी पड़ी। मुझे कई बार लगता है कि हमारे सारे मार्क्सवादी भाई टेक्स्ट पर बहुत जोर देते, कॉन्टेक्स्ट पर उनका जोर बहुत कम। सारे तर्कशास्त्र, चाहे वो अरस्तु का तर्कशास्त्र हो, सिलॉजिज्म हो, या हमारे दर्शन शास्त्र का तर्कशास्त्र, हमारे तर्क, उसमें पूर्वापर संबंध, कॉन्टेक्स्ट, उसका बहुत महत्व। आज कॉन्टेक्स्ट इतना बदल गया है, जैसा आपने कहा कि सारी चीज़ें जो जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, श्रवण जी और हम कई बार मार खाएंगे इस बात की, अशुद्धोद्धार जाते थे हरिजन बस्तियों में, हम लोग काम करते थे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हम हमारे घर में बिठा के इन्हीं लाल को जो फुटबॉल खेलता है हरिजन, उसको भोजन करा दिया। तो मेरे पड़ोसियों ने मुझको मारा कि इन्हीं लाल में तुमने घर में किचन में चौके में बिठा खाना कैसे किया। आज ये होते ही नहीं रहे, एकदम कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं। अभी एक बात कहते हुए समाप्त करना है, भाई ने मुझे प्रताप जी ने एक बात जात वाली बहस चला, शायद लोहिया, हम तो बहुत पक्के लोहिया वाले थे, लोहिया की वजह से जीवन बर्बाद किया हमने, लोहिया जी के प्रेरणा से। और जेएनयू का पहला पीएचडी में जवाहरलाल नेहरू, उनके कहने से ही, उनकी प्रेरणा से मैंने अपना थीसिस हिंदी में, जबकि मैं कई विदेशी भाषा जानता था, पारंगत, जर्मन, पर्शियन, इंग्लिश तो सभी जानते हैं, मैंने जानबूझ के हिंदी में। लेकिन क्या हम मार्क्स से आगे नहीं जा सकते जैसे आप गए? हम क्या लोहिया जी से आगे नहीं चले? लोहिया जी को जहाँ तक खींच के ले गए, हम वहीं ठप हो जाए 50 साल। डॉक्टर लोहिया ने मार्क्स को उलटते हुए या मार्क्स को आगे बढ़ाते हुए वर्ग की जगह जात रखा। अब उनके साथ सर वर्ग की जगह जात दो वर्ग और जात, कास्ट और क्लास दोनों के इंटरेक्शन के बाद अब हम जात को पकड़ के बैठे। हम ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोहिया जात तोड़ो आंदोलन चला, वो आंदोलन मैंने चलाया जाट। अब ये है कि हमारे देश में जात के आधार पर सारी चीज़ें तय होने लगी। वोट भी जात के आधार पर, लोकतंत्र से वोट आएगा, प्रगति भी जात के आधार पर, रियायती भी जात के आधार पर। उससे आगे बढ़ने की जरूरत, वो एक अलग विषय है, उस पर मैं बोलूँगा। अब अभी नहीं बोलूँगा, आगे बोलने के लिए समय नहीं। मुझे पता है, मैं कहूँगा कि एक दिन 2-3 घंटा उसी विषय पर यहाँ बहस। अकेला हूँ मैं भारत में जिसने जाति जनगणना के विरुद्ध पिछले साल मोर्चा लगाया, और अन्ना हजारे को सफलता मिले या नहीं मिले, मैं नहीं जानता, मिलेगी निश्चित जरूर मिलेगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने जो मोर्चा लगाया कि सेंसस में से, जनगणना में से जात को निकालो, बड़ी मामूली हमने निकाला, हम सफल हुए, 100% सफलता मिली। पूरी संसद में तय किया कि जात को जबरदस्ती फिर जीवित करें। 80 साल पहले जो हमें छोड़ दिया था, पूरी संसद को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं जो जात का विरोध करता हूँ वो इसलिए नहीं कि मैं जातिवाद, मैं तो जातिवाद को नष्ट करना चाहता हूँ, और वो जीवन में हमने कर भी दिखाया, ये नहीं कि बोल दिखाया। वो मैं यहाँ अपने उदाहरण पेश नहीं करना चाहता हूँ, हमने क्या किया, लेकिन कर दिया। हम जाति जनगणना जो करना चाहते हैं, वो जात को मजबूत करने के लिए करना चाहते हैं या जात को खत्म करने के लिए करते हैं? डॉक्टर लोहिया कहते थे जात तोड़ो, इस जात के कारण अन्याय है, इस जात के कारण शोषण है, इसको खत्म करना। ये एक अलग विषय है, इस पर मैं बाद में बोलूँगा। लेकिन जैसे मार्क्सवाद में आपने उसको, मैं संशोधन भी कहता हूँ, संशोधन भी कहा, मार्क्सवाद हो गया, रिविजनिस्ट बोल गया, संशोधन नहीं किया, आपने परिवर्तन किया, उसका परिष्कार किया, उसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही लोहिया के विचार, अशोक मेहता के विचार, जयप्रकाश के विचार, इस समय नई गुणवत्ता प्रदान करने का समय, कौन करेगा ये बड़ा साहसिक था। और आज की ये संगोष्ठी मुझे बहुत प्रेरणा देती कि हम इन सारे मुद्दों पर सोचेंगे, लोकतंत्र में नई जान कैसे बनना,
जात वाले मुद्दे पर नए कैसे सूचना क्रांतिकारी इस पूरे समाज को कैसे बनाया, चुनाव में सुधार कैसे बनाया। लोकतंत्र का मतलब भी चुनाव सुधार, लोकतंत्र का मतलब भी जो जैसे अभी झाजी ने कहा बहुत बढ़िया बात कि जो एकदम शक्तिहीन उसको शक्तिवान बनाना कैसे बनाना। इन सब विषयों पर हमको विचार करना चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी, आपने मुझे अवसर दिया। और आज मैं अनुपम जी और विजय प्रताप जी दोनों को हाथी बधाई भी देते हैं। बच्चों की इन्होंने शादियाँ की और मुझे भूल गए, दोनों मेरे प्रेमी हैं। बहुत मुझे आनंद हुआ। तो हाथी बधाई थोड़ी काठमांडू आऊँगा तो आपके दर्शन करूँगा। विजय प्रताप जी से बाबूलाल जी आपको बहुत बधाई, आपको यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। श्रवण जी से आज्ञा लेता हूँ, मुझे जल्दी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बहुत हाथ जोड़ के और बहुत शर्मिंदा होकर क्षमा चाहता हूँ। मैंने मंजू भाभी जी को ईमेल किया कि मैं जरूर आऊँगा और मैं बहुत आज की बैठक में उस स्मृति को डेडिकेटेड है। सुरेंद्र मोहन जी से ओली जी ने इसीलिए उसी से मेरा संबंध उनसे मंजू जी से भी ज्यादा पुराना। ये मंजू जी को पता है जब वो देहरादून में रहते थे और पढ़ते थे, जब विद्यार्थी थे देहरादून आंदोलन चलाते और मैं इंदौर में आंदोलन चलाता था। वो जमाने का ये करीब 50 साल पुराना हमारा सब और उनकी मुझ पर बहुत ही बता रही है। मैं आज सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। परसों कार्यक्रम 17 हाँ, तो मैं नहीं आ पाया और उसको भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगले साल आप मुझे जो भी जिम्मेदारी दें, आयोजन की भी जिम्मेदारी देंगी तो वो मैं और सुरेंद्र मोहन जी को बिल्कुल मेरे बड़े भाई बड़े थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में आपकी शादी की करेंगे। हम लोग अक्सर वहाँ बैठा करते थे। चंद्रशेखर जी, अशोक मेहता जी और प्रेम सिंह जी, हम लोग सब वहाँ पर कई बार सम्मेलन का दफ्तर और सुरेंद्र मोहन जी का दफ्तर दोनों पास थे। ये 1963-64 की बात है। बहुत साथ लोग काम किए हैं। मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि दूँ। राही जी आप अभी कुछ कहना चाहें? आई फिर सदन के लिए खुला कर सर्वोदय आंदोलन के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल गांधी स्मारक में भी बना इस संगोष्ठी के अध्यक्ष और मित्रों, मैं तो किसी अन्य काम से पीस फाउंडेशन में आ गया। जिन लोगों से काम था वो यहीं बैठे थे, इसलिए यहाँ भी आ गया। और विजय भाई विजय प्रताप की भाई को नजर पड़ गई। हालांकि सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस सभा में सम्माननीय ओली जी पधारे हुए हैं और उनका भाषण चल रहा है, तो मुझे शायद जिज्ञासा हुई कि उनकी बातें सुनो। बहुत अंत में आया था, इसलिए थोड़ी सी बात सुनी। पिछले कुछ समय से मेरे मन में एक लगातार प्रश्न उठता रहा है, क्योंकि जब से थोड़ा सा सोचना समाज के संदर्भ में जुड़ना शुरू हुआ था, वो दौर था आजादी के बाद